गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, साथ ही आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो 71st बीपीएससी को लेकर चल रहा हमारा ये बिहार स्पेशल सेशन, जिसमें हमने बहुत सारे एमसीक्यू को कवर अप कर लिया बिहार से रिलेटेड। जो बिहार का हिस्टोरिकल पार्ट जो हमने शुरू किया है एंशिएंट हिस्ट्री से, उसको अभी हम लोग कर रहे हैं। और उसमें कुछ पार्ट, बहुत सारे कुछ क्वेश्चन जो है उसको हमने अभी तक कर लिया विथ लॉट्स ऑफ फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो जाकर प्रीवियस क्लासेस भी कर ले, ताकि आपके पास भी ढेर सारा एमसीक्यू हो जाए। एक प्रैक्टिस सेट की तरह आप खूब सारा प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, और मैं हमेशा उम्मीद करती हूँ कि आप क्वेश्चन को रोक कर अपने आंसर्स को देंगे, और जहाँ नहीं आ रहा वहाँ पर आप आंसर भी सुनेंगे और एक्सप्लेनेशन तो आपको लिखना ही है, नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने मौर्य से शुरू किया था, मौर्य शुरू हो गया था, मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस किए थे। कुछ क्वेश्चंस और उसमें बाकी है, उसको कवर अप कर लेते हैं, फिर आगे और भी बढ़ेंगे अगले चैप्टर्स की तरफ। तो देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है, मौर्य हम लोग कर रहे थे, तो मौर्य का क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय जो है वो कहाँ स्थित था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था। सुवर्णगिरी, पाटलिपुत्र, अवंती या फिर वैशाली। तो देखिए आंसर क्या है आपका, पाटलिपुत्र। क्लियर है। तो देखिए ऐसे भी कहीं भी जो राजधानी होती है, तो इसने क्या किया था, यहाँ पर राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र है। तो पाटलिपुत्र में ही केंद्रीय न्यायालय को क्या किया गया था, स्थापित किया गया। तो आप देखेंगे कि जैसे अगर वो तो उस समय राजतंत्र था, अगर अभी लोकतंत्र की भी बात करें तो अभी आप देखिए कि लोकतंत्र में भी जहां हमारी राजधानी, वहीं पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट है ना। तो उसी तरह के जो राजधानी होती है, तो वहां पर लोग मुख्य चीज़ों को वहां पर अवस्थित स्थित करते। क्लियर है, चलिए इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा राजतंत्र था तो अंतिम फैसला जो होता था वो राजा का ही होता था। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की। ठीक है, तो अशोक ने धम्म यात्रा शुरू की। तो आपको पता होगा कि अशोक ने जब कलिंग का युद्ध लड़ा था, उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने क्या अपना ली, धम्म की नीति अपना ली थी। तो धम्म की नीति क्या थी, जो नैतिक आचार संहिता आप कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो जो कि एथिक्स पर बेस्ड था, अच्छे काम करे, किसी को परेशान ना करे, जो जितने भी एथिकल बातें होती वो उसमें दी गई थी। ठीक है, धम्म की नीति में। तो उन्होंने धम्म की नीति अपनाई। तो धम्म की नीति अपनाई, तो यही पूछा जा रहा है कि धम्म यात्रा उन्होंने शुरू किया था, और उस धम्म यात्रा की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई थी। ऑप्शन है लुम्बिनी, कुशीनगर, बोध गया या फिर वैशाली। तो आपको आंसर ध्यान रखना है, आंसर क्या है, बोध गया। आंसर क्या है, बोध गया। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा अशोक ने बोध गया से अपने धर्म की यात्रा की शुरुआत की थी। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और आप नोट कर लेंगे यहाँ पर कि इस यात्रा के बारे में, ये जो अशोक जो ये यात्रा कर रहा है बोध गया से, पहला जो प्रथम यात्रा की इन्होंने, इसकी चर्चा भी मिलती है। तो इसकी चर्चा कहाँ मिलती है, तो इसकी चर्चा मिलती है अशोक के 8वें शिलालेख से। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, अशोक के 8वें अशोक के 8वें शिलालेख में ये चर्चा है कि अशोक ने धम्म की यात्रा यहाँ से की थी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें। तो हो सकता है सवाल आपको इस तरह से भी बने कि ये इस यात्रा का वृत्तांत कहाँ पर दिया गया, किस शिलालेख में दिया गया। क्लियर है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी। तो पूछा जा रहा है कि उन्होंने बोध गया की जो यात्रा की थी वो अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी। ठीक है, 9वें, 10वें, 11वें या फिर 7वें। तो आंसर जान लीजिए, आंसर है 10वें वर्ष। ठीक है, यानी कि उन्होंने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में उन्होंने क्या किया था, धम्म की यात्रा की थी। ठीक है, क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देख ले हम। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं। स्तंभ लेख समझते होंगे आप, पिलर स्क्रिप्ट। ठीक है, यानी कि जो पिलर्स होते थे उस पर भी बहुत सारे स्क्रिप्ट लिखे गए होते थे। तो वो पूछा जा रहा है कि अशोक का जो पिलर स्क्रिप्ट था वो बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, भागलपुर, कैमूर, चंपारण या फिर छपरा। तो आपका आंसर क्या होगा, चंपारण।
क्लियर है, इसको आपको ध्यान रखना। अच्छा देखिए, ये ऐसे भी ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अशोक का जो पिलर स्क्रिप्ट, जो बिहार की हम बात करें, जो बिहार से प्राप्त हुई थी, उसमें आपको पता ही है, एक लौरिया अरेराज, वो कहाँ, चंपारण, एक नंदनगढ़, वो भी चंपारण, रामपुरवा, वो भी चंपारण। ठीक है, तो वो तीनों चंपारण में ही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, लौरिया अरेराज जो था वो ईस्ट चंपारण से था, मतलब ईस्ट चंपारण में था, और नंदनगढ़ और रामपुरवा जो है वो दोनों वेस्ट चंपारण में। ठीक है, तो इतनी बातें आप ध्यान में रखेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, लौरिया अरेराज ईस्ट चंपारण एंड नंदनगढ़ एंड रामपुरवा वेस्ट चंपारण। क्लियर है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों चंपारण में ही है और चंपारण कहाँ है, बिहार में। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देख ले। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। तो देखिए, अगर आपको पता है कि बिहार से कौन कौन सा स्तंभ लेख, तो आप इजीली कर लेंगे। तो ऑप्शन है लौरिया अरेराज, अभी हमने पढ़ा, ये है लौरिया अरेराज, कहाँ पर, ईस्ट चंपारण में। लौरिया नंदनगढ़, तो लौरिया नंदनगढ़ वेस्ट चंपारण में। रामपुरवा अभी हमने पढ़ा, वेस्ट चंपारण में। तो बच गया कौन, आपका बच गया रामपुरवा। तो आपका आंसर क्या होगा, रुमिनदेई, सॉरी बच गया रुमिनदेई। आंसर क्या होगा, रुमिनदेई। ठीक है, यानी कि लौरिया अरेराज, ये भी आपका बिहार, ये भी आपका बिहार और ये भी आपका बिहार, तो बच गया आपका रुमिनदेई। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, ये तीनों यानी कि लौरिया अरेराज, नंदनगढ़ और रामपुरवा जो है, ये तो अशोक के स्तंभ लेख है, ये आपको पता ही है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो रुमिनदेई आप देख रहे हैं, ये भी क्या है, अशोक का ही स्तंभ लेख है, इसको आप क्लियर रखिएगा। ठीक है, और रुमिनदेई कहाँ पर है, तो अभी वर्तमान में लुम्बिनी, नेपाल में। ठीक है, लुम्बिनी, जहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ था। क्लियर है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका कि अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक प्राची या प्राची प्रांत, जिसको पूर्वी प्रदेश कहा जाता था, की राजधानी थी। यानी पूछा जा रहा है प्राची या फिर प्राची प्रांत की राजधानी कौन सी थी, क्या थी। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए आप। ऑप्शन है वैशाली, राजगृह, तोसली या फिर पाटलिपुत्र। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा पाटलिपुत्र। ठीक है, इतनी बात ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लें हम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी में भी आपको पूछा गया है। ठीक है, 41st बीपीएससी में, ठीक है, 41वीं बीपीएससी में पूछा गया है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ठीक है, तो पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का जो महल था वो मुख्यतः किसका बना हुआ था, ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या फिर मिट्टी का। और देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो महल था वो मुख्यतः किसका बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और देखिए ये जिस महल का जिक्र हो रहा है यहाँ पर, जो पाटलिपुत्र में जो महल थी वो लकड़ी का बना हुआ है, और इसकी चर्चा जो इंडिका पुस्तक थी, जो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी, वो उसमें भी मिलती है। ठीक है, कुम्भरहार, ठीक है, कुम्भरहार में। और आप इसको ये भी जान लीजिए कि ये जो लकड़ी की बात की जा रही है, जो लकड़ी का महल होता था, तो इसीलिए उस समय में, उस ज़माने में क्या होता था, आग को जो है वो नेशनल क्राइसिस घोषित किया गया था। क्योंकि आपको पता है कि अगर आग, लकड़ी में आग पकड़ लेगा तो क्या हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आग को नेशनल क्राइसिस वहाँ पर घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। लेकिन वो अलग बात है जब आप मूवीज़ में देखते होंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार को या मौर्य साम्राज्य को दिखाता है, या फिर फिल्मों में, सीरियल्स में देखते होंगे, तो बहुत ही एकदम भव्य रूप से दिखाया जाता है, टाइल्स, मार्बल्स, ये वो दिस दैट। ठीक है, ऐसा नहीं था, वो लकड़ी का महल हुआ करता था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद, राजप्रसाद मतलब राजमहल। ठीक है, राजप्रसाद मतलब राजमहल। ठीक है, तो राजमहल चंद्रगुप्त मौर्य का कहाँ पर स्थित था, कुम्भरहार पटना में, राजगृह में, वैशाली में या फिर मनेर में, यहीं कुम्भरहार पटना में। ठीक है, और इसी के बारे में अभी मैंने बताया कि ये क्या था, लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है, राजमहल लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, अच्छा ये सवाल भी पूछ सकता है कि आग को नेशनल क्राइसिस जो है वो किसके समय में घोषित किया गया था या फिर क्यों घोषित किया गया था, तो उसके पीछे आपको क्या है, कारण पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, और राजप्रसाद मतलब ध्यान रखिएगा राजमहल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, किस विद्वान ने
चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसके शानो शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना एक बितना कर सकता है। ठीक है, हम इस पर बात करेंगे। तो एक कंपैरिजन किया गया है, किसी से कंपेयर किया गया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था उसकी जो तुलना है वो किसी से की गई थी। तो वो तुलना किसने की थी, किस विद्वान ने की थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या है, फाइयान, मेगास्थनीज, एरियन, वी.ए. स्मिथ। ठीक है, तो आंसर आपका होगा एरियन। ठीक है, देखिए मेगास्थनीज देखिए आपको थोड़ा कंफ्यूज भी किया जा रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कि मेगास्थनीज ने मौर्य से रिलेटेड वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उसका जिक्र किया है, तो इसलिए वहाँ पर कंफ्यूज आपको नहीं होना। ठीक है, अच्छा, ये एरियन ने ये जो कंपेयर किया है, क्या बोला है, इसकी शानो शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना एक बेतना कर सकता। तो सूसा और एक बेतना क्या है जान लीजिए। ये अब ऑब्वियसली ये क्या है, एक शहर का नाम है। ठीक है, ये एक शहर है। सूसा जो है वो ईरान में स्थित एक प्राचीन शहर है। ठीक है, एक पुराना शहर है। ठीक है, और जिसमें एलाम सभ्यता की राजधानी वहाँ पर थी। ठीक है, तो खैर इतना आपको नहीं पता हो ना, बस ये जान लीजिए कि सूसा और एक बेतना जो है ये क्या है, ईरान का एक शहर है। ठीक है, तो उसी से ये तुलना की गई थी। हम करते हैं ना कि कोई चीज़ बहुत अच्छा लगा तो हम उससे कंपेयर करते हैं, अरे ये तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है ना। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर एक तुलना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीवकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो उसी समय के बारे में पूछा जा रहा है कि किस शासक ने बराबर की पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय जो मैंने बताया था, तो उन्हीं आजीवकों के लिए क्या किया था, वहाँ पर गुफाओं का निर्माण कराया गया था वहाँ पर। तो वो किसने कराया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य, दशरथ, अशोक एंड बिंदुसार। ठीक है, तो ये जान लीजिए आंसर क्या होगा, अशोक। आंसर क्या होगा, अशोक। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना। अच्छा, आप देख लीजिए, अशोक तो बौद्ध धर्म के फॉलोवर थे। ठीक है, लेकिन ये किसके लिए, आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि आजीवक के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। आजीवक संप्रदाय अलग थे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक कहीं ना कहीं एक टॉलरेंस का भाव दिख रहा है कि वो खुद किसी और धर्म के फॉलोवर है, लेकिन वो किसी और दूसरे धर्म के लिए भी क्या कर रहे हैं, एक अच्छा भाव रख रहे हैं, एक टॉलरेंस की भाव यहाँ पर उनको वो दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, उसको अगर होगा तो मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, कि यहाँ पर जो बात की जा रही है कि बराबर की पहाड़ियों में आजीवकों के लिए क्या किया था, गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो ये ध्यान रखिएगा कितनी गुफाएं, तो ये आपको हो सकता है क्वेश्चन में पूछे, तो 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। कितना, 4 गुफाओं का निर्माण कराया था अशोक ने। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए क्योंकि उन 4 गुफाओं के कभी कभी नाम भी पूछते हैं, तो आपको हो सकता है नाम पता हो तो आप वहाँ से आप अपने आंसर को कर सकते हैं। तो 4 गुफा कौन कौन से, तो ध्यान रखिएगा, सुदामा, विश्व झोपड़ी, लोमस ऋषि और कर्ण चौपड़। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखिएगा, सुदामा, विश्व झोपड़ी, लोमस ऋषि, कर्ण चौपड़, ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण कराया था किसने। ठीक है, तो नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध एक कौन सा गुफा है, गोपी गुफा, उसका निर्माण किसने करवाया था। तो क्वेश्चन क्या है, अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, या फिर दशरथ ने। तो आपका आंसर क्या है, दशरथ। ठीक है, दशरथ कौन है, तो दशरथ जान लीजिए, दशरथ जो है वो अशोक के पौत्र है। पौत्र मतलब पोता, पुत्र मतलब बेटा और पौत्र मतलब होता है पोता। तो अशोक का पौत्र यानी अशोक के पोते ने ही इस गुफा का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो अशोक का बेटा यानी पोता दशरथ का जिक्र आ रहा है। तो एक चीज़ जान लीजिए, जो दशरथ जो था वो आजीवक संप्रदाय का फॉलोअर था। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वो क्या था, आजीवक संप्रदाय का फॉलोअर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन चामर ग्राहिणी यक्षी प्राप्त हुई है। ठीक है, ये क्या है, एक मूर्ति है। ठीक है, चामर ग्राहिणी यक्षी प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये देख लीजिए। ऑप्शन है दीदारगंज पटना, वैशाली, बसाड़ या फिर सारनाथ। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका, दीदारगंज पटना। दीदारगंज पटना ये एक मूर्ति है, यक्ष यक्षिणी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, तो वही मूर्ति पूछा जा रहा है कि ये कहाँ से प्राप्त हुई है, तो दीदारगंज पटना में। ठीक है, तो आप पटना आपको ध्यान रखेगा, दीदारगंज भी याद रखिएगा, हो सकता है आपको ना दे, अगर पता है तो पता ही होगा कि दीदारगंज कहाँ है, पटना में है। ठीक है, अब जो पटना के नहीं होंगे तो
वो आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है आपके पास। ऑप्शन है सोनपुर वैशाली, लोहानीपुर पटना, बसाड़ वैशाली या फिर भागलपुर। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है कि किस स्थान से मौर्य काल में बने जो जैन तीर्थंकर की प्रतिमा थी वो प्राप्त हुई है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा लोहानीपुर पटना। क्लियर है? ठीक है, तो देखिए, जो इसलिए मैं बोल रही, जो पटना से बिहार तरफ से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो पता है कि उनको पता होगा वो एरिया, लेकिन जो नहीं है वहाँ के, जिनको नहीं पता है एरियाज के नाम, तो वो आप दोनों नाम ध्यान में रखेंगे जहन में। ठीक है, लोहानीपुर पटना। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है। ठीक है, तो पाटलिपुत्र के नगर का निर्माण और उसकी जो सुंदरता थी उसका वर्णन किसने किया है? सेल्यूकस, मेगास्थनीज, चाणक्य या जस्टिन। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं, यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर वही है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर का, उसके निर्माण की और उसके सुंदरता की क्या की है? वर्णन की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? ठीक है, ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर कनिष्क। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? ठीक है, तो हम देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो फंसना बिल्कुल नहीं है। क्यों? अब आपको कंफ्यूजन होगा कि आपने पढ़ा है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया, तो आपने पढ़ा है कि उदयन ने। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए? उदयन होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा हो सकता था कि क्वेश्चन अगर ये पूछता कि पाटलिपुत्र को अगर मौर्य साम्राज्य की बात करें तो उसमें से किसने इसको अपनी राजधानी पहले बनाया, तब हम चंद्रगुप्त मौर्य करेंगे। लेकिन अगर फिर भी इस तरह से क्वेश्चन आपके पास आता है और आपको पता है कि आंसर उदयन है, लेकिन आप ऑप्शन देखकर काम करेंगे। ठीक, तो आपको पूछा जा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, तो आपको भी पता है कि ये सबसे पहले यही आए थे और इन्होंने ही, मतलब वो राजधानी तो वही चलती आ रही, तो चंद्रगुप्त मौर्य हम जानेंगे। अशोक महान नहीं होगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वो तो गुप्त वंश के थे, गणेश ये भी अलग ही है। तो यहाँ पर आपको आंसर इस तरह से टिक करना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आंसर करना है। ठीक है, कभी ये नहीं हो कि अरे ये तो क्वेश्चन गलत पूछ दिया, हम क्या करें, छोड़ देते, नहीं, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्योंकि हमें एग्जामिनर को खुश करना होता है अच्छे मार्क्स लाकर। ठीक है, और अपने आंसर्स को देखा, क्योंकि एग्जामिनर को फिर हो सकता है उनको बुरा लग जाए कि भाई इसने आंसर नहीं किया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ये पूछा गया है 45वीं बीपीएससी में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आप एक तरह से वही बोलिए जो संगीति हुई थी, मैंने बोला है कि वो आपको पता होना चाहिए कौन संगीति कब कहाँ हुई है। ठीक है, मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, राजगिरी। अब मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस भी देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको आंसर सीधा देना। ठीक है, तो आंसर क्या है? पाटलिपुत्र। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख ले। अगला क्वेश्चन है आपका, किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस यानी टॉलमी द्वितीय जिनको बोलते थे, तो किसके शासनकाल में मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय ने डियोनिसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? ठीक है, ऑप्शन क्या है? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? बिंदुसार। तो फैक्ट है, दिमाग में रखिएगा कि इसके ही कार्यकाल में इसे भेजा गया था। किसके द्वारा? टॉलमी द्वितीय या फिर फिलाडेल्फस द्वितीय के द्वारा। ठीक है, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस यानी कि पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? ठीक है, ऑप्शन है आपका विलियम जोन्स, प्लूटार्क, जस्टिन या फिर स्ट्रैबो। ठीक है, तो इसका आंसर है स्ट्रैबो। ठीक है, तो किस विद्वान के अनुसार तो बोला जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ये उपनाम धारण किया था, तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रैबो। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि यूनानी दूत डिमोल्कस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन क्या है आपका? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर बृहदर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? बिंदुसार। क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं हम।
अगला क्वेश्चन है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो ठीक है, ऐसा कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को क्या बताया है, मगध का सम्राट बताया है। मास्की का लघु स्तंभ, रुमिंदेय स्तंभ, कीन स्तंभ या फिर भाब्रू स्तंभ। ठीक है, तो आपने आंसर दे दिया होगा क्योंकि स्तंभ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भाब्रू स्तंभ। ठीक है, तो आपको ध्यान देखिए, ये भी बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो भाब्रू स्तंभ याद रखिएगा कि इसी में मगध ने स्वयं को सम्राट बताया है, इसी स्तंभ में इसका उल्लेख मिलता है। और भाब्रू स्तंभ जो है वो कहाँ पर है, तो विराटनगर, जयपुर, राजस्थान में। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।